Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। सीटेट PYQ सीरीज़ में आज हम 10 जनवरी 2023 पेपर 1 के लैंग्वेज 2 के उर्दू के सवालनामे को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 9 जनवरी 2023 पेपर 1 लैंग्वेज 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखें। उम्मीद है आपकी तैयारी में ये सीटेट PYQ सीरीज़ जो चलाई जा रही है बहुत मददगार साबित हो। चलिए बगैर किसी देर के हुए हम सवालनामे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सवालात पूछे गए हैं। हिदायत है, नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है, जो हर तरह की आबो हवा का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। यूँ तो हमारे मुल्क में इस फूल की काश्त साल के किसी हिस्से में भी की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा मौसम बरसात का होता है या फिर गर्मी का। इसकी काश्त यूँ तो किसी भी ज़मीन में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी जिसमें काफ़ी खाद हो और पानी रोकने की सलाहियत भी ज़्यादा हो अच्छी साबित होती है। सूरजमुखी की काश्त दूसरे फूलों से अलग की जाती है। ये पौधा चूँकि साए को पसंद नहीं करता, लिहाजा उसको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ खूब धूप आती हो। बाग के बदनुमा हिस्सों को छुपाने के लिए ये बेहतरीन पौधा है। इसके फूल गुलदस्तों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन गुलदस्ते में भी ये दूसरे फूलों से मेल नहीं खाता है। सवाल नंबर 121 है, कौन सा पौधा हर तरह की आबो हवा का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कंवल का पौधा या चमेली का पौधा? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हमने पैसेज में जो पढ़ा है तो हमने सूरजमुखी के पौधे के मुतालिक पैसेज में पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, सूरजमुखी का पौधा। सवाल नंबर 122 है, हमारे मुल्क में इस फूल की काश्त कब की जा सकती है? काश्त मतलब जब फसल को लगाया जाता है उसको काश्त बोलते हैं। उसकी काश्त साल के किसी भी हिस्से में की जा सकती है, उसकी काश्त साल के आखिर में की जा सकती है, या उसकी काश्त साल के वस्ती हिस्से में की जा सकती है। वस्ती हिस्सा मतलब बीच का हिस्सा, दरमियानी हिस्सा। उसकी काश्त साल के शुरू में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, उसकी काश्त साल के किसी भी हिस्से में की जा सकती है। सवाल नंबर 123, सूरजमुखी की काश्त के लिए कौन से मौसम अच्छे होते हैं? मौसम सरमा या पतझड़ का मौसम? मौसम सरमा मतलब ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम। मौसम बरसात या फिर गर्मी का मौसम। मौसम खिज़ा का मौसम, खिज़ा मतलब पतझड़ का मौसम। मौसम बहार का मौसम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, मौसम बरसात या फिर गर्मी का मौसम। सवाल नंबर 124, इसकी काश्त के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? दोमट मिट्टी जिसमें काफ़ी खाद हो और पानी रोकने की सलाहियत हो, काली मिट्टी जिसमें पानी रोकने की सलाहियत हो, भूरी मिट्टी जिसमें अच्छी खाद हो, या भुरभुरी मिट्टी जिसमें काफ़ी खाद हो? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, दोमट मिट्टी जिसमें काफ़ी खाद हो और पानी रोकने की सलाहियत हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 125, सूरजमुखी का पौधा कैसी जगह लगाना चाहिए? जहाँ हल्की धूप आती हो, जहाँ खूब धूप आती हो, जहाँ पर खूब घना साया हो, या जहाँ पर बिल्कुल रोशनी ना हो? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ खूब धूप आती हो, क्योंकि इसका नाम ही है सूरजमुखी, तो इसे सूरज चाहिए, धूप चाहिए। सवाल नंबर 126 है, किस तरह के हिस्सों को छुपाने के लिए ये बेहतरीन पौधा है? बाग के बदनुमा हिस्सों को छुपाने के लिए, बदनुमा मतलब जो देखने में अच्छा ना हो उसे बदनुमा बोलते हैं। बाग की क्यारियों को छुपाने के लिए, बाग की दीवारों को छुपाने के लिए, या बाग की घास को छुपाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, बाग के बदनुमा हिस्सों को छुपाने के लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 127, धूप का मुतजाद है? साया, छाँव, हमसाया या परछाई? तो धूप का मुतजाद है छाँव। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 128 है, पौधा की जमा है? पौधों, पौधीन, पौधातान या पौधातीन? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, पौधा की जमा है पौधों। सवाल नंबर 128 के बाद अब दूसरा पैसेज शुरू हो गया है, तो पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। रेडियम दुनिया की सबसे कीमती धात है। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उसकी ज़रूरत पड़ती है वो इसके एक एक ज़र्रे की कदर करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं। आजकल रेडियम मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज जैसे सरतान की तरह के वर्म, नकाहत, ज़्याबतीस मतलब डायबिटीज़, खून की कमी, हैज़ा,
टाइफाइड वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए ज़ख्म अच्छे कर देता है, ये मैदे को दुरुस्त करता है, लेकिन बहुत अरसे तक रेडियम के ज़ेरे असर रहना नुकसान पहुंचाता है। जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की वास्केटें पहनकर करते हैं। रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, शुआएं मतलब रेज किरण, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद और सुर्ख खुलिये बिगाड़ देती है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल को बिगाड़ देती है। अब दूसरे वाले पैसेज से सवाल आते हैं। सवाल नंबर 129 है, दुनिया में सबसे कीमती धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, रेडियम, यूरेनियम, तांबा। तो हमने देखा कि पैसेज में रेडियम के मुतालिक ही बात कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया में सबसे कीमती धातु रेडियम है। सवाल नंबर 130, रेडियम से किस में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं? डॉक्टरी में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, पामिस्ट्री में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, या इंजीनियरिंग में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, डॉक्टरी में बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 131 है, कौन से लोग रेडियम को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं? जो उसके ज़र्रे ज़र्रे की कदर करते हैं, जो उसको बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, जो लोग उसको बेचना चाहते हैं, या सरमायादार उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो उसके ज़र्रे ज़र्रे की कदर करते हैं। सवाल नंबर 132 है, रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्सों को दुरुस्त करता है? दिल को, मैदे को, दिमाग को, या जिगर को? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, मैदे को। सवाल नंबर 133 है, रेडियम के ज़ेरे इलाज लोग कैसे अपनी हिफाजत करते हैं? शीशे की वास्केटें पहनकर, रबर की वास्केटें पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर, या दवाइयाँ खाकर? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, शीशे की वास्केटें पहनकर। सवाल नंबर 134, कीमती का मुतज़ाद है? अदना, नायाब, नादिर, या सस्ती? कीमती का मुतज़ाद होगा ऑप्शन नंबर 4, सस्ती। सवाल नंबर 135, शुआ की जमा है? शुआएं, शुआइन, अशआ, या अशआओं? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, शुआएं। अब सवाल नंबर 136 है, उर्दू पेडागोजी से, एक कसीर लसानी क्लास वो है जहाँ, मल्टीलिंगुअल क्लास रूम जो वो है जहाँ आमोज़गार मुख्तलिफ़ ज़बानें बतौर पहली ज़बान बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 है, उस्ताद आमोज़गारों की ज़बानों को जानता है। आमोज़गारों को मुख्तलिफ़ ज़बानों में पढ़ाया जाता है, हर आमोज़गार 2 से ज़ायद ज़बानें जानता है। जहाँ कई तलबा की पहली ज़बान अलग अलग है, डिफरेंट तरह की है, तो उसे हम कसीर लिसानी क्लास कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक क्लास रूम है जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। किसी बच्चे की पहली ज़बान यानी मदर टंग हिंदी है, किसी बच्चे की बंगला है, किसी की उर्दू है, किसी की अंग्रेज़ी है, तो उस क्लास रूम को हम कसीर लिसानी क्लास कहेंगे या कसीर लिसानी जमात कहेंगे। सवाल नंबर 137 है, आमोज़गार कवायदी तसव्वुरात धीरे धीरे और बार बार सीखते हैं। आमोज़गार जो है ग्रामर के तसव्वुरात, ग्रामर के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और बार बार सीखते हैं और वक्त के साथ तसव्वुरात पर दस्तरस हासिल करते हैं। आप लोग भी देखते हैं कि जब आप ग्रामर सीखते हैं तो एक बार में ही ग्रामर नहीं सीख जाते, बल्कि ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बार बार सीखना पड़ता है। तमाम कवायदी उसूलों पर एक ही बार में दस्तरस हासिल कर लें, इस तरह की आमोजिश होती है। हालाती आमोजिश, लोलबी आमोजिश, साख्तियाती आमोजिश, या मकानी आमोजिश? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, साख्तियाती आमोजिश। सवाल नंबर 138 है, आमोज़गारों की मतन को समझने, मालूमात अख़ज़ करने और मतन की वजाहत करने की सलाहियतें डैश है। एक लर्नर जो है मतन को समझता है, उसमें से जो मालूमात अख़ज़ करता है और फिर मतन की वजाहत करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो करने की सलाहियत क्या कहलाती है? पढ़ने में रवानी, डिकोडिंग, इमला, या बामानी मतन को पढ़ना? ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, बामानी मतन को पढ़ना। स्टूडेंट मतन को बामानी पढ़ रहा है, मानी समझ के पढ़ रहा है, इसलिए वो मतन के मानी को भी समझ रहा है, उसमें मालूमात को हासिल भी कर रहा है और फिर बाद में मतन की वजाहत करता है कि उसमें क्या लिखा गया है, मतन से वो क्या समझ पा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बामानी मतन को पढ़ रहा है, मतन को समझ कर पढ़ रहा है। सवाल नंबर 139 है, बोलने का वो नक्श जो एक ही अल्फाज को बार बार दोहराकर बात की रवानी को मुतासिर करती है, वो है, बोलने की एक डिसेबिलिटी होती है जिसमें एक ही अल्फाज को बार बार दोहराया जाता है और बात की रवानी को मुतासिर करती है। इस तरह की डिसेबिलिटी सूतिया, सरफिया, डिस्प्रैक्सिया, या हकलाना? ऑप्शन नंबर 4 है, हकलाना। इसमें हकलाने का नुक्स होता है, वो एक ही बात को बार बार दोहराता है और बात को, एक लफ्ज़ को जो है पूरा नहीं कर पाता, वो बहुत लंबा करके बोलता है। सवाल नंबर 140 है,
اس کی آگاہی کا لفظ منفرد آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان آوازوں یا صوتیوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ کس کی آگاہی کا لفظ منفرد آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی الگ الگ آوازوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان آوازوں یا صوتیوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، یا اس آواز یا فونیٹک کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ حروف کی آگہی، الفاظ کی آگہی، صوتیاتی آگہی یا افعال کی آگہی۔ آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے صوتیاتی آگہی۔ سوال نمبر 141 ہے، درج ذیل میں سے کس کا تعلق غیر مطالعہ سے ہے؟ یہ بچوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے روانی کے ساتھ پڑھنے کی تربیت میں معاون ہوتا ہے۔ یہ اضافی مطالعہ ہوتا ہے جو تحریری متن کو ڈیکوڈ کرنے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کا مقصد پڑھے جانے والے متن کے لفظی معنی کو سمجھنا ہے، یا طلبہ اپنی پسند کی چیزیں منتخب کر کے پڑھنے کے لیے آزاد ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے، اس کا مقصد پڑھے جانے والے متن کے لفظی معنی کو سمجھنا ہے۔ متن جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کے لفظ کے معنی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی کو غیر مطالعہ بولتے ہیں۔ سوال نمبر 142 ہے، کس اصول کے پیش نظر جملے کی حیت مواد سے زیادہ اہم ہوتی ہے؟ تفصیلی زبان کی تدریس کا طریقہ، قواعدی اطلاق کا طریقہ، ساختیاتی طریقہ یا تعمیریت پسند طریقہ؟ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے قواعدی اطلاق کا طریقہ۔ سوال نمبر 143 ہے، سوال نمبر 143 دعویٰ ہے الف، تدریس تدریسی آموزشی پروگرام ٹیچنگ لرننگ پروگرام کا ایک لائنفک جزو اور اہم حصہ ہے۔ دلیل کہہ رہا ہے تعاونی تدریس میں زبان کے وہ حصے دوبارہ پڑھائے جاتے ہیں جو پہلے صحیح سے نہیں پڑھے گئے تھے۔ کوآپریٹو ٹیچنگ میں زبان کا وہ حصہ جو دوبارہ پڑھایا جاتا ہے جو پہلے سے صحیح نہیں پڑھایا گیا ہو۔ مندرجہ ذیل میں سے درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے الف اور با دونوں صحیح ہیں، لیکن با الف کی صحیح توجہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 144 ہے، درسی کتابوں میں تخلیق کاروں کی کہانیاں، نظمیں، ڈرامے اور دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ٹیکسٹ بک میں رائٹر کی کہانی، نظمیں، ڈرامے جو بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ ہمیں ایسے مواد کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہوتی ہیں۔ ہمیں اس طرح کی ٹیکسٹ بک کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہیں، درسی کتاب میں شامل خاص مقصد کے تحت لکھی جاتی ہیں، معروف قلمکاروں کے ذریعے لکھی گئی ہیں یا آسان زبان میں ہیں۔ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 145 ہے، درج ذیل میں سے کون زبان کے لیے طباعت کے اعتبار سے ثروت مند ماحول پیدا کرنے میں معاون ہوتا ہے؟ کلاس روم میں چیزوں کا نام لکھنا اور چیزوں پر چشمہ کرنا، طلبہ سے کلاس روم میں رکھی چیزوں کا نام اپنی زبان میں بتانے کے لیے کہنا، یا ایسی فلم دکھانا جس کا متن نیچے دیا ہو۔ فلم ہوتی ہے جس میں نیچے سب ٹائٹل دکھایا جاتا ہے۔ ہر کلاس روم میں پرنٹر فراہم کرنا۔ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے کلاس روم میں چیزوں کا نام لکھنا اور چیزوں پر چسپاں کرنا۔ سوال نمبر 146 ہے، دوسری جماعت کا استاد عامر زبان کی کلاس میں دیکھو اور بتاؤ کی سرگرمی انجام دینے کے لیے کچھ چیزیں لاتا ہے۔ دوسری جماعت کا استاد عامر ہے، وہ زبان کی کلاس میں لینگویج پڑھاتے ہوئے دیکھو اور بتاؤ جیسی سرگرمی کرنے کے لیے کچھ سامان لاتا ہے۔ جیسے کچھ سامان لاتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اور اس کا نام بتاؤ یا اس کے بارے میں بتاؤ۔ زبان کی تدریس و آموزش میں ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو اور بتاؤ مواد، ریئلیہ زبان کے مواد یا حافظے کے لیے۔ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے ریئلیہ۔ اس کو ریئلیہ کہا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو۔ سوال نمبر 147 ہے، ابتدائی سطح پر استاد کو تصویروں والی کتابیں پڑھنے پر زور دینا چاہیے کیونکہ پرائمری لیول پر ٹیچر کو چاہیے کہ تصویر والی کتاب پڑھنے پر زیادہ زور دینا چاہیے کیونکہ تصویروں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، آموزگاروں کو اس طرح کی تصویر بنانے کی ترغیب ملتی ہے، یا بچوں کے لیے تصویر دیکھنے اور تجزیہ کرنے میں معاون ہوتا ہے، یا آموزگاروں کا مختلف رنگوں سے سامنا ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے بچوں کے لیے تصویر دیکھنے اور تجزیہ کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ سوال نمبر 148 ہے، استاد بچے کے کاموں جیسے لکھنے کے نمونے، ڈرائنگ اور کہانیوں وغیرہ کو ایک فولڈر میں رکھتا ہے، بعد میں وہ اس کا استعمال اندازہ قدر کے لیے کرتا ہے۔ یہ استاد کسی کورس کے دوران بچے کے جو نمونہ ہوتا ہے، بچے کا ڈرائنگ، کہانیاں وغیرہ جو بھی کام بچہ کلاس میں کرتا ہے یا اسکول میں کرتا ہے، تو ٹیچر اسے ایک فولڈر میں رکھتے ہیں اور پھر اس کا استعمال اس بچے کے ایویلویشن کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ واقعاتی ریکارڈ، پورٹ فولیو، مشاہداتی اعلی کار یا نصابی نقش بندی۔
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है पोर्टफोलियो। जब किसी क्लास के एकेडमिक कोर्स के दौरान टीचर बच्चे की सारी चीज़ें एक जगह एक फोल्डर में रखते हैं, जैसे उसका टेस्ट का रिजल्ट, उसकी ड्राइंग, उसकी कहानियाँ वगैरह जो भी वो लिखता है, फिर बाद में उस जो भी चीज़ें इकट्ठा की है उस टीचर ने, उस सारी चीज़ों को बच्चे के इवैल्यूएशन के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। सवाल नंबर 149 है, ज़बान के उस्ताद के लिए दर्ज झेल में से कौन सा काम सबसे ज़्यादा मुस्तहसन है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में एक लैंग्वेज का टीचर है, उसके लिए कौन सा काम सबसे ज़्यादा अच्छा है। उस्ताद का ये यकीनी बनाना कि बच्चे किसी भी समाजी और तहजीबी पस मंज़र से आते हों, उन्हें ये महसूस कराना कि वो काबिल कबूल हैं और क्लास में उनकी एक ख़ास अहमियत है। टीचर को ये बात यकीनी बनाना कि बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, उनका कोई भी कल्चर, कोई भी सोशल एरिया हो, उससे टीचर को मतलब नहीं है। बच्चा हर हाल में काबिल कबूल है और क्लास में उसकी एक ख़ास अहमियत है। मतलब हर बच्चा अहम है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। जो बच्चे पूरे एतमाद के साथ अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, उन्हें क्लास के लिए रोल मॉडल समझना। जो बच्चे अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं एतमाद के साथ, वो क्लास के रोल मॉडल समझे जाएं। या स्कूल में मादरी ज़बान इस्तेमाल न करने की सख्त कानून बनाना, या गैर मराहत याफ्ता पस मंज़र से आने वाले तलबा को उसकी यकीन दहानी कराना कि उन्हें ज़बान की क्लास में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है उस्ताद का ये यकीनी बनाना कि बच्चे किसी भी समाजी और तहजीबी पस मंज़र से आते हों, उन्हें ये महसूस कराना कि वो काबिल कबूल हैं और क्लास में उनकी एक ख़ास अहमियत है। बात एकदम सही है कि बच्चे चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आएँ, उनका कोई भी समाज हो, कोई भी कल्चर हो, बच्चे सब अपने आप में एक अहमियत के हामिल होते हैं और उन्हें हर हाल में क्लास में कबूल करना चाहिए। और सवालनामे का आखिरी सवाल है सवाल नंबर 150, दर्ज झेल में से कौन नीचे ऊपर बॉटम अप अंदाज नज़र पर मबनी है। ज़बान की आमोजिश के इब्तदा नज़्मों और कहानियों से करना और फिर हुरूफ तहजी की तरफ आना। आवाज़, अल्फाज, मुहावरों और फ़िक्रों वगैरह से पैदा होने वाली ख़बरों को डिकोड करता है। ज़बान के मानी मालूम करने के लिए आमोज़गार अपने साबिक़ा तजुर्बात का इस्तेमाल करता है, या उस्ताद कुल ज़ुबान के अंदाज़ नज़र पर तवज्जो मरकूज़ करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आवाज़, अल्फाज, मुहावरों और फ़िक्रों वगैरह से पैदा होने वाली ख़बरों को डिकोड करता है। तो पहले बच्चे को आवाज़ पढ़ानी, सी हुरूफ की आवाज़, फिर अल्फाज, फिर मुहावरे, फ़िक्रों वगैरह को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने 10 जनवरी 2023 के पेपर 1 की लैंग्वेज 2 उर्दू को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।